Hello students, now today we start the new topic force on a charge। तो आज हम बात करेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर कैसा फोर्स लगता है, वो चार्ज पार्टिकल किस तरीके का मोशन ऑक्यूपाई करता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड में इसके बारे में बात करने से पहले बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर करता था। दैट मींस अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो प्लेस करने पर किस तरीके के फोर्सेस इंट्रोड्यूस करता था, किस तरह की ट्रेजेक्टरी वो फॉलो करता था। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर एनालिसिस करेंगे। तो हमने क्या किया, तो सबसे पहला टॉपिक लिया हमने बिहेवियर ऑफ charged particle inside an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर था उसके थ्रू हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो हमने क्या देखा था, केस फर्स्ट हमने यहां पे इंट्रोड्यूस किया कि व्हेन चार्ज पार्टिकल when charged particle placed inside the electric field, that means चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर केवल रख दिया, कोई मोशन नहीं प्रोवाइड किया इनिशियली। दैट मींस एट दैट इंस्टेंट द चार्ज पार्टिकल इज एट द रेस्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। Then what will happen? हमने क्या देखा रिजल्ट में कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल को, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लिया तो हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स, एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of electric field। क्या देखा हमने बेटा कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर केवल रख दिया है तो वो सडनली स्टार्ट हो गया मोशन करना, फोर्स फील करना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करने लगेगा, एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, मोशन करना शुरू कर देगा, उसकी ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो होल थिंग विल रिमेन सेम, जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दैट मींस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, अगेन वो फोर्स फील करेगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, अगेन वो मोशन स्टार्ट कर देगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो केस फर्स्ट में ये देखा कि चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देने पर वो फोर्स फील करने लगा। अब हम देखेंगे कि केवल फील्ड में प्लेस कर देने पर वो फोर्स फील करने लगा था और ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन हो गई थी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर हम इसको मोशन के साथ एंटर कराएं देन व्हाट विल हैपन। तो इन द सेकेंड केस हमने चार्ज पार्टिकल को मोशन करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कराया, बट इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स with some initial velocity, in the direction of, sorry डायरेक्शन देंगे तो यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन लिखते हैं ना, इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लाइन ऑफ एक्शन के साथ बेटा दोनों ही डायरेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, इन द डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भी यहां पर बात कर सकते हैं। दैट मींस यहां पर जो एंगल आएगा वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से, दैट इज थीटा, वो 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन। नाउ द अगेन जो सॉल्यूशन हमने देखा, क्या देखा कि जो चार्ज पार्टिकल था जब 0 डिग्री पर एंटर कराया था, 0 डिग्री, when charge particle enters, again it experiences force, force in the direction of electric field,
अगर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो अगेन उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील किया, एक्सीलरेटर लगा और हायर वेलोसिटी से इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ आगे बढ़ गया। व्हाट विल हैपन अगर यहाँ पे हमने एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री कर दिया, देन क्या हो गया? 180 डिग्री पर मूव करने पर व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स अगेन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। अब इन नहीं होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, opposite to the direction of electric field now, and it decreases its velocity, straight line में डिक्रीज कर रहा है and reaches to 0। और जब वो 0 हो गया then again it experiences force in the direction of field, क्या हुआ बेटा? अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दैट मींस 0 डिग्री के साथ एंटर कर रहा है, देन वो उसी डायरेक्शन में मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ वेलोसिटी रेज करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बट अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एंटर कर रहा है, दैट मींस 180 डिग्री पर एंटर कर रहा है, देन वो फोर्स फील करेगा रिटार्डिंग फोर्स, दैट मींस उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 0 हो जाएगा, और जैसे ही वो 0 हो जाएगा उसके बाद वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि फर्स्ट केस में अगर हमें चार्ज पार्टिकल को रख दिया था तब भी फोर्स फील हुआ, सेकंड केस में चार्ज पार्टिकल में एंटर कराया इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी फोर्स आया, और दोनों ही केसेस में जो ट्रैजेक्टरी थी चार्ज पार्टिकल की वो स्ट्रेट लाइन थी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करने वाले यहां पर सेम पॉजिटिव चार्ज के लिए, जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराएंगे, तो जब परपेंडिकुलर एंटर कराएंगे देन ट्रैजेक्टरी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको डिराइव कराएंगे कि किस तरीके का चेंज आएगा, ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो जरा देखिएगा फॉर द केस थर्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बोर्ड पर्पस में कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इन द केस थर्ड व्हाट विल वी डू। हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर करने वाले हैं, उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराने वाले हैं, और देन परपेंडिकुलर एंटर कराने के बाद उसकी ट्रैजेक्टरी की एनालिसिस करने वाले हैं। सो क्या था बेटा केस थर्ड? व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने इसको एंटर कराया, देन व्हाट विल हैपन, क्या चेंज आया। तो जरा देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए बेटा यहां पर हमने दो प्लेट्स ले ली, मेटल की दो थिन प्लेट्स ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा डाउनवर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मींस मैंने ऊपर ले रखा है, पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे अपवर्ड ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ले ली है, ऐसा करने से थोड़ा सा क्लियरिटी, विजन क्लियरिटी आ जाएगी, ग्रेविटी वाला इन्फ्लुएंस आपको नजर नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी ऊपर की तरफ, दैट मींस नीचे साइड हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया प्लेट में, और ऊपर साइड नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिया प्लेट में। अब अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज को एंटर करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यहां पर हमने ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया प्लस क्यू। अगर इसको हम यहां पर इनिशियली v वेलोसिटी से एंटर करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमें मालूम है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ इस तरह से निकल जाता, पर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है,
तो हमें मालूम है जब भी पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं देन पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स फील करने लगेगा, बट उसकी टेंडेंसी थी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में मूव करने की। अब फोर्स लगने लगा वर्टिकल वाई एक्सिस में, देन क्या होगा, उसकी जो टेंडेंसी है ये धीरे धीरे चेंज होगी, जिसकी वजह से पाथ जो है वो कुछ कर्व्ड होने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। अब चार्ज पार्टिकल जब इस फील्ड के अंदर जाएगा तो फील्ड के अंदर जाते ही फोर्स लगने लगेगा ऊपर की तरफ, दिस इज F which is equal to QE। अब इस फोर्स की वजह से चार्ज की ट्रेजेक्टरी जो है वो कुछ ऐसी होने वाली है। दैट मींस जब तक वो फील्ड में है तब तक वो कर्व होता जाएगा और एक बार फील्ड से निकलने के बाद सीधा निकल जाएगा। एक बार फील्ड से निकलने के बाद जिस डायरेक्शन में उसने लास्ट वेलोसिटी गेन करी थी उस डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। दैट मींस टेम्परेचर जो आएगा वो केवल फील्ड रीजन के अंदर आएगा। बात समझ आ गई? तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर बात करें, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेट में मैंने x ले लिया और ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पर y ले लिया। अब मुझे बताना है कि जो ये एक्चुअल ट्रैजेक्टरी आई है, ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, उस डिफ्लेक्शन की जैसे ट्रैजेक्टरी कैसी आई है, मतलब ये कैसा पाथ है, सर्कुलर है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, ये हम क्रॉस चेक करेंगे। तो बेटा क्रॉस चेक करने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे y और x इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ पर एक साथ इंट्रोड्यूस करें, रिलेट करें और इनका रिलेशन एस्टैब्लिश करने के बाद देखें कि किस ऑर्डर के हैं। तो हम क्या देखेंगे कि अगर y और x का रिलेशन कुछ इस तरीके से आ गया कि एक लीनियर रह गया दूसरा स्क्वायर हो गया, तो हम डायरेक्टली बता देंगे कि वो पैराबोलिक है। ये चीज हम लोगों ने क्लास 11 में ही देख ली थी, जब क्लास 11 में हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बस उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल के डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं और कैसे। तो सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने कहा एज वी नो दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर दो बार इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, एक बार वर्टिकल एक्सिस के लिए। सो फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो जैसा कि हमें और आपकी चीज क्लियरली दिख रही है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट निग्लेक्ट ले रखा है, क्योंकि हमने कहा चार्ज का मास जो है वो बहुत कम है, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बहुत लीस्ट इन्फ्लुएंस रख रही है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने वहां पर उसको इंट्रोड्यूस ज्यादा नहीं किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने पर जब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है वो वर्टिकल एक्सिस में अपवर्ड्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अब अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी हो जाएगी, टाइम तो t रहेगा फॉर द x डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कवर किया हमने यहाँ पर x, इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करी v, टाइम t हो गया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 0 into t स्क्वायर। तो ये टर्म तो जीरो हो गया, x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया v into t। सो यहाँ से कह सकते हैं टाइम टेकन कितना आ गया इन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कब तक वो रहा t इज इक्वल टू x by v, इतने टाइम के लिए। अब जितना टाइम उसने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने लगाया है उतना ही टाइम यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी निकाला होगा उसने। सो अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे फॉर वर्टिकल एक्सिस। तो फॉर वर्टिकल एक्सिस व्हाट विल हैपन, for vertical axis we know that we do not have any initial velocity in the direction of vertical axis। जो भी velocity थी वो horizontal axis में थी v, vertical में क्या है zero। तो अब यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन हुआ vertical में y, this is the displacement, initial vertical velocity is zero, time is same t plus half, acceleration into t square। now acceleration कितना होगा, तो हमें मालूम है f is equal to qe है, यही f हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ma। तो हम जानते बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मालूम है ma is equal to qv, that means acceleration लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्शन में, तो ma कितना हो जाएगा in the direction of qv। so we can say that a is equal to qe by m। now we have acceleration as well as time। now put the value of a and t in the expression of vertical displacement, so it will come y is equal to half a is qe by m into t, d is x by v का होल स्क्वायर। So by the given expression, it is clear that QE upon 2mv square into h square. It is clear that
the one function of displacement is in linear function and another one is in second order. तो अगर एक लीनियर है और दूसरा सेकेंड ऑर्डर में है तो ऐसे में बेटा y is proportional to x square आ गया. Now we can easily say that the motion is parabolic, the trajectory is parabolic. तो बेटा यहां से क्या चीज क्लियर हो गई? यहां से चीज क्लियर हो गई कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एंटर कराते हैं तो उसकी ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक होती है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम डिफरेंट वेज से एंटर कराते हैं तो यहाँ पर जो पाथ ऑफ जो ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है वो डिफरेंट हो जाती है. अगर डायरेक्टली रेस्ट में रख देते हैं तो स्ट्रेट लाइन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन ऑफ एक्शन में उसको एंटर कराते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन, मगर उसको हम अगर परपेंडिकुलर एंटर कराते हैं तो पैराबोलिक पाथ हो जाता है. अब यही कंसेप्ट का यूज करते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? लॉरेंज ने यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को रिलेट कराया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो यहां पर क्या किया लॉरेंज वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफरेंट कंडीशंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद चेक किया, क्रॉस चेक किया कि क्या उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा. तो जितने भी केसेस उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखे थे ये सारे उन्होंने अप्लाई किए इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन और उसके बाद कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन किए. मतलब फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया और उसको इंट्रोड्यूस किया. तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में. तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का बिहेवियर स्टडी करने वाले हैं. तो जरा देखिएगा बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होता है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. इसको रब कर देंगे. आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है कि यहीं से हमें हिंट मिल गया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का बिहेवियर कुछ इस तरह से आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा. तो इसलिए वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड में इसका बिहेवियर स्टडी करने वाले हैं. सो बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी से भी डिनोट करते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बी. तो अब बेटा यहां पर भी देखो डिफरेंट केसेस जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लिए थे वही सारे यहां पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. तो सबसे पहला लेंगे हम लोग केस फर्स्ट. क्योंकि ये सारी चीजें हम यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे हैं बट इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो लॉरेंज ने दिया है. तो लॉरेंज ने क्या बोला था केस फर्स्ट कि व्हेन चार्ज पार्टिकल placed inside the magnetic field. When a charged particle placed inside the magnetic field. अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे रहे हैं, केवल रेस्ट में प्लेस कर दे रहे हैं, देन उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. तो हमने क्या देखा बेटा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर रख देते हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन इट. क्या देखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट हो गया था, एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया था. मगर चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में केवल रख दे रहे हैं तो उसमें कोई चेंजमेंट आ ही नहीं रहा, वो मोशन ही नहीं कर रहा, वो रेस्ट में था और रेस्ट में ही बना हुआ है. सो देयर इज नो फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, जो भी आप लेना चाहें. उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन में केवल रख रहे हैं. चलिए कोई नहीं, केस फर्स्ट में कोई काम नहीं हुआ तो लॉरेंज ने कहा चलिए केस सेकंड के बारे में एनालिसिस करते हैं, केस सेकंड में शायद कुछ होगा. तो उन्होंने केस सेकंड के लिए बात करी. अब क्या करने वाले हैं हम लोग? चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के लाइन ऑफ एक्शन में एंटर कराने वाले हैं. तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? व्हेन चार्ज पार्टिकल enters inside the magnetic field in the same line of action. Same line of action का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में
या फिर उसके अपोजिट। दैट मीन्स या तो वो मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री एंगल मेक करता होगा, उसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा होगा, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट एंटर कर रहा होगा 180 डिग्री पर। देन व्हाट विल हैपन? तो इसका रिजल्ट क्या मिला हमें? इसका रिजल्ट हमें ये मिला, अगेन देयर इज नो फोर्स। मतलब अभी भी चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। दैट मीन्स अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, इवन इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डजंट मैटर, if we have a charge and charge enters in the line of action of magnetic field, that means in the direction of magnetic field or opposite to the direction of magnetic field, then there is no force act on it. अब तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया, क्या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता भी है कि नहीं है? तो यहां से वो कंफ्यूज हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, चलो एक बार इसका थर्ड केस भी ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने जब थर्ड केस ट्राई किया तो उन्होंने क्या देखा कि देयर इज अ फोर्स। जब केस थर्ड में उन्होंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराया, तो ऑल ऑफ सडन द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। दैट मींस यहां से कंसेप्ट चेंज हो गया। यहां पर आकर उन्हें ये चीज कंफर्म हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लग सकता है और लग रहा है, मगर उसके लिए कंडीशन कुछ और। उन्होंने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रख देंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के लाइन ऑफ एक्शन में अगर उसको हम एंटर कराएंगे, दैट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटर कराएंगे तो भी फोर्स नहीं लगेगा। अब बात यहां पर आती है, तो फोर्स लगेगा कैसे? तो उन्होंने क्या देखा कि अगर उन्होंने परपेंडिकुलर एंटर कराया था तो चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर आते ही सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहां से चीज क्लियर हो गई कि परपेंडिकुलर एंटर कराने पर फोर्स लग रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम लाइन ऑफ एक्शन पर ना एंटर करा करके या उसको रख करके ना देखें, हम उसको किसी और एंगल पर भी एंटर कराएं तो क्या फोर्स लगेगा? तो उन्होंने क्या देखा यहां पर कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, केस फर्स्ट में पता चल गया था कि फोर्स लग रहा है। इसके बाद उन्होंने यहां पर फोर्स निकाला। पहले केस थर्ड के बारे में बता देते हैं कि कैसा क्या हुआ। व्हेन चार्ज पार्टिकल enters perpendicular to the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ, देन आंसर क्या आया? इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, इट एक्सपीरियंस फोर्स एंड स्टार्ट्स मोशन in circular orbit inside the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मोशन करना स्टार्ट हो गया, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में। दैट मींस वो फोर्स फील करना शुरू हो गया। अब इसके बाद यहां से उन्हें हिंट मिल गई कि फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर पे तो लग रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने इसको डिफरेंट एंगल पर भी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करी और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव किया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। तो अब बात करेंगे द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, क्योंकि लॉरेंज ने इसको डिराइव किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। टॉपिक इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स? तो उन्होंने क्या बोला, क्या किया, एक्चुअली ये सब चीजें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन हुई थी। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर करके देखा। तो क्या देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल को उन्होंने v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पर एंटर कराया, जरा देखते हैं किस तरीके का सिस्टम था। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी बेटा हमने यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड्स। मैं केवल लेआउट बता रहा हूं, बताने वाला तो कोई और है। वो कौन थे? लॉरेंज। सो अगर मैंने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही थी, तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने चार्ज पार्टिकल लिया Q, पॉजिटिव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर एंटर करा दिया। अगर मैं बात करूं कि इस बोर्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रही है तो v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इस बोर्ड के इनसाइड वो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा था, कुछ इस तरीके से कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है
तो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एंटर कर रहा था। दैट मींस कुछ इस तरीके से, इसको साइड से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा कि ये फील्ड ऊपर जा रही है और v वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ ऊपर जा रहा है, ये थीटा एंगल इनके बीच में। ठीक है, तो अगर मैंने कहा यहाँ पर v वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो बैक साइड भी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। कितने एंगल पर है बेटा? मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर यहाँ पर v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हम एंटर करा रहे थे तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं हमें, एक आ रहा है v cos थीटा और दूसरा आ रहा है बेटा v sin थीटा। v sin थीटा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया और v cos थीटा क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया। और जैसा कि अभी लॉरेंज ने अपने सेकंड केस में बताया था कि अगर चार्ज पार्टिकल को वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन ऑफ एक्शन में एंटर करा रहे थे देन देयर इज नो फोर्स। दैट मींस अगर 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था। दैट मींस ये v cos थीटा यहां पर यूजलेस है फोर्स के लिए, मतलब v cos थीटा यहां पर कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं करने वाला। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर v cos थीटा यहां पर कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करने वाला तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा? v sin थीटा। एग्जैक्टली। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, according to Lorentz, the magnetic force on the test charge, on the charge is dependent on following factors. क्या क्या थे वो फैक्टर्स और कैसे थे? तो ने क्या देखा, जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज था। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर द फोर्स एक्ट ऑन इट। दैट मींस जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज था उतना ज्यादा फोर्स लग रहा था। नाउ वन मोर थिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज को एंटर करा रहे थे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स उस पर लग रही थी। नाउ वन मोर थिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन में वेलोसिटी जितना ज्यादा लग रही थी उतना ज्यादा फोर्स लग रहा था। सो यहां से हमें तीन फैक्टर मिल गए थे कि द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन q b एंड v sin थीटा। v cos थीटा तो यूज में आ ही नहीं रहा था। सो यहां से क्या आ गया था? यहां से आ गया था f इज प्रोपोर्शनल टू q b v sin थीटा। तो यहां से q b v sin थीटा में जो प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी तो ये कांस्टेंट लाए थे, वेयर कांस्टेंट इज k, इसको उन्होंने लिखते थे q v b sin थीटा, where k is the proportionality constant or by practical observation the value of k is 1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और इसकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। जब आपने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर एंगल पे अटैक कराया था और फोर्स मेजर किया था तो कंपेयर करने पर उनके बीच का रेशियो 1 आ रहा था। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू वहां से मिल गई। तो बेटा यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया f इज इक्वल टू q v b sin थीटा। नाउ वन मोर थिंग, v इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड and theta is the angle between them. So when we have two vectors in product with the sign of the angle between them, then the product must be a vector product. So this can also be written as f is equal to q v cross b. तो ये हो गया हमारा magnetic force on a charged particle moving with the velocity v at an angle theta from the magnetic field. This force is called as, इस force तुम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। This force is called as magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force, क्योंकि अगर हम केवल लॉरेंज फोर्स की बात करते हैं तो लॉरेंज ने चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड्स इंट्रोड्यूस करी थी। उसके बाद नेट फोर्स निकाला था, वो निकला था F इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B। दैट मींस अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड्स वहां पर एक साथ एग्जिस्ट करेंगी तो उस पर लगने वाला फोर्स टोटल कितना हो जाएगा? QE प्लस QV क्रॉस B। और इस कंप्लीट फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। सो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के लिए इतना ही होगा, दैट इज QV क्रॉस B। अगर बात करते हैं लॉरेंज फोर्स की तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स QE भी ऐड हो जाएगा और वो तब होगा जब दोनों ही फील्ड एक साथ इंट्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये था हमारा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स व्हिच इज F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। अब अगर मैंने कहा मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो यहां से क्लियरली दिख रहा है
कि मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये v जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट मीन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होते ही साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज 1, सो f मैक्स ना हो जाएगा, f मैक्स हो जाएगा सिंपली qvb, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये था बेटा हमारा फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि किसी चार्ज पार्टिकल पे कैसे कैसे फोर्स लगते हैं और कैसी कैसी ट्रैजेक्टरी फॉर्म हो सकती है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी ट्रैजेक्टरीज के बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर टकराते हैं तो उसकी ऑर्बिट सर्कुलर होती है, सर्कुलर ऑर्बिट होने पर उसकी रेडियस क्या होगी, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर में एंटर कराते हुए कुछ थीटा एंगल पर, where theta is the acute or obtuse angle, then what should be the trajectory of charge particle? मैं बता दूं ट्रैजेक्टरी जो होगी वो हेलिकल होगी, और हेलिकल ट्रैजेक्टरी होने की वजह से उसकी रेडियस क्या होगी, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और एज वेल एज क्योंकि वो हेलिकल पाथ बना रही होगी, दैट मीन स्पाइरल टाइप का, तो उसके बीच में पिच कितनी बनेगी, मतलब उसके बीच में सेपरेशन कितनी होगी, इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।